कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मैंने एक शॉर्ट डाला था सिर्फ केवल गोधूली के बारे में, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिया और बहुत अच्छा रिप्लाई भी दिया है। तो आज हम फाइनली कक्षा 10 के गोधूली के बारे में गद्य खंड अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा गोधूली अध्याय 1 में गद्य खंड में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, जो कि आज के जो युवा हैं, आज के जो मतलब समाज के जो युवा हैं, मतलब किस किस काम की ओर बढ़ रहे हैं, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे गोधूली गद्य खंड। ये जो हमारे गद्य खंड पहला चैप्टर का जो है कक्षा 10 के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, ये जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, ये अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये कोई कहानी या फिर कविता नहीं है, आप बोलेंगे ये निबंध है। क्या है? ये निबंध है। तो इनके जो लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। तो आज सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो सबसे पहले बाबा साहेब के जो उनके लेखक हैं उनके जीवनी के बारे में बताएंगे और पूछते भी हैं। तो चलिए पहले जानते हैं बाबा साहेब के बारे में, तो जानने के प्रयास करते हैं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, बाबा साहेब भीमराव का जो अंबेडकर का जन्म हुआ था, वो जो हुआ था ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के एक गांव, मतलब माहू एक गांव का नाम है, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। और उनके जो माताजी और पिताजी के नाम थे, पिताजी के नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी के नाम भीमाबाई सकपाल। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। देखिए, कभी कभी क्या करता है, बच्चे का दिमाग घुमाने के लिए आपको क्या करेगा, ये मालोजी हटा देगा तो डायरेक्ट रामजी सकपाल कर देगा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, तो आप लिख सकते हैं रामजी सकपाल, लेकिन उनके पिताजी का जो नाम है वो रामजी मालोजी सकपाल है और माताजी का जो नाम है वो भीमाबाई सकपाल है। देखिए, बाबा साहेब जो थे उन्होंने 2 शादियां की थी और उनके जो पहली पत्नी का नाम था, वो पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम जो है वो है डॉक्टर सविता अंबेडकर, जो कि पूर्व के नाम जो है उनका शारदा कबीर के नाम से भी जानते हैं। तो उनके एक बच्चे भी थे जिसका नाम है यशवंत कुमार। उनके एक बच्चे थे, पुत्र थे, इसका नाम यशवंत कुमार है, यशवंत अंबेडकर है उनका नाम। और जो बाबा साहेब की जो निधन जो हुए थे वह दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। तो ये सारे उनके जीवनी के बारे में आते हैं। तो अब हम चलते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो देखिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड चले गए और कुछ समय स्वदेश में भी उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकालत भी की। बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं जो है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, ये बाबा साहेब की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, बाबा साहेब की चिंतन और प्रेरणादायक मुख्यतः 3 व्यक्ति थे। पहला बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये आप लोगों को याद रखना है। बाबा साहेब की जो चिंतन और प्रेरणादायक जो व्यक्ति थे वो 3 व्यक्ति। बाबा साहेब के जो चिंतन और प्रेरणादायक व्यक्ति जो थे वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्ति को बाबा साहेब अपना प्रेरणादायक और चिंतन के प्रेरणादायक व्यक्ति मानते थे।
जो बाबा साहेब के विख्यात जो भाषण थे ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत ही मतलब पॉपुलर हुआ था, विख्यात हुआ था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसके द्वारा हिंदी रूपांतर किया गया था, तो आप लिखेंगे लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर किया गया था। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम विभाजन सबसे पहले जो होता है ना, हम श्रम विभाजन के बारे में जानेंगे। श्रम विभाजन किसको बोलते हैं? श्रम विभाजन किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे समूह में बांटना श्रम विभाजन कहलाता है। देखिए, जैसे कोई बड़ा सा काम है, अगर मान लीजिए कोई घर बना रहा हो, तो एक घर बनाना एक बहुत बड़ा काम है। तो मान लीजिए घर बनाएगा, घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट, रेत, सीमेंट, सरिया, बहुत सारे मेटल की जरूरत होता है। तो मान लीजिए कोई ईंट लाएगा, कोई रेत लाएगा, कोई सरिया काटेगा, कोई फिर ईंट को जोड़ाई करेगा, तो कोई फिर सेंटरिंग करेगा। तो बहुत सारा मतलब वर्कर होना चाहिए। तो इन बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। सपोज मान लेते हैं कि एक सड़क का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या है? बहुत बड़ा काम है। मान लीजिए सड़क निर्माण के लिए कोई मसाले को पिचिस करने के लिए एक रोलर चलाएगा, या फिर कोई मसाले को बेल जैसे खिलाएगा, या फिर मान लीजिए कोई एक जो मसाला डालने वाला जो होता है ना, उसको पेपर मशीन बोलते हैं, या फिर अपने भाषा में, या फिर आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनका जो वास्तविक नाम होगा। तो हमारे इधर तो पेपर मशीन ही बोला जाता है। तो उस मशीन पे कोई माल डालेगा, तो फिर कोई मान लीजिए कि वो माल मतलब वो चेक करेगा कितना मोटाई है, कितना जा रहा है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटों में टुकड़ों में बांटना, ये श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाति प्रथा के अकॉर्डिंग श्रम को विभाजन करना ये बहुत अच्छी बात नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है, तो क्या वो ब्राह्मण का ही काम कर सकता है? नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर उसको अगर इच्छा है अदर कोई काम करने का, या फिर अगर किसी अदर फील्ड में जाने का, वो कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई मोची है, क्या उसका काम यही रह गया है कि वो केवल जूता चप्पल ही सिएगा? नहीं। अगर मान लीजिए अगर उसको अगर किसी अन्य फील्ड में जाना है, या टीचिंग में जाना है, या फिर किसी को अगर पुलिस में जाना है, या IAS IPS में जाना है, तो वो जा सकता है। लेकिन आज से कुछ साल जो पहले की जो ये विडंबना जो रहा है, आज उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे समाज में जाति प्रथा के अकॉर्डिंग श्रम को विभाजन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना था कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना था किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था को श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में असमावित नहीं करती। सभ्य समाज, किसी भी अच्छे समाज में जो श्रमिकों को अलग अलग भागों में नहीं बांटता है। अब मान लीजिए, बल्कि देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक नीचे स्तर की जो जाति है, अगर मान लीजिए कि अगर वो एक टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, एक टीचर बनना चाहता है, अगर उसको बोलेंगे, मान लीजिए हमारे समाज के लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, आप छोटे नीचे स्तर के लोग हो, केवल आपको अपने जाति के आधार पे आपको पैसा करने का मौका दिया जाएगा, आप टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते। नहीं, क्या हो जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, और उनके जो वो होगा ना, वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो इसीलिए बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर वो छोटे जाति के लोग हैं, कोई दलित या महादलित है, तो मान लीजिए अगर वो टीचिंग लाइन में जाएगा, उसको जाने की इच्छा है, मान लीजिए कि समाज के लोग मना कर देंगे, कोई बड़े जाति के लोग, तो उनके क्या होगा? ऊंच नीच भी करार देगा, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, या फिर उस काम को करने उसका मन नहीं लगेगा। तो बाबा साहेब इनके विरुद्ध थे। तो चलिए, जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण किए बिना एवं निजी क्षमता का विचार किए बिना सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही गर्भधारण के समय ही पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज की भी हमारे समाज में बहुत सी जगह देखा जाता है कि देखिए, मान लीजिए कोई मतलब नीचे स्तर है, मतलब कोई धोबी है, या फिर दलित में है, सोनार में है, लोहार में है,
तो लोग जानते हैं कि भाई ये लोहार है तो लोहार का ही काम करेगा, ये मोची है तो मोची का ही काम करेगा, धोबी है तो कपड़ा ही धोएगा। तो अभी भी मतलब बहुत समाज में ऐसे देखा जाता है कि मतलब जाति के आधार पे ही पेशा को बांट दिया जाता है, लेकिन नहीं, हमारे समाज में जो है ना उनके बिना निजी क्षमता को जांचे, उनकी प्रशिक्षण किए बिना गर्भ धारण के समय में ही बता दिया जाता है कि भाई ये फलाना जाति के तो फलाना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों को ना एकजुट होकर के इनके बारे में समझना होगा। अगर मान लीजिए कोई अदर जाति के लोग हैं, अगर बिना मापदंड किए ही अगर समाज के लोग उसको एक ही ओर ढकेल देता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उसको किसी भी फील्ड में जाने की इच्छा है तो वो जा सकता है। तो इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका विरोध किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि ये समाज में कहीं ना कहीं गलत है, हम उसके विरुद्ध हैं। तो ये सारे जो मतलब जो विडंबना थे, तो बाबा साहेब का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारा समाज आदर्श होना चाहिए। देखिए, बाबा साहेब का मुख्य उद्देश्य हमारा समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज होना चाहिए। उस आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समता, भातृत्व का अर्थ है कि भाईचारे के समान होना चाहिए। तो बताइए कि अगर ऐसा हमारा समाज होता है तो इसमें क्या किसी को आपत्ति है? तो अनुसार श्रम विभाजन गलत किया गया है। तो ये हमारे बाबा साहेब का मुख्य उद्देश्य में कुछ लोगों का मानना सही था और कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन बाबा साहिब डरे नहीं, उनका डर का मुकाबला किया। और आज के जो समाज में हम सभी जाति के अनुसार नहीं बढ़ते हुए हैं, जिसको जो मर्जी होता वो अपने अनुसार वो अपना सारा कार्य को करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उनका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो